हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है NSDL, कैसे अडानी ग्रुप्स को लगभग 43,500 करोड़ का घाटा कैसे लगा और आम जनता को इससे कितना घाटा हुआ, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इकोनॉमिक्स के मामले में हर एग्जाम में पूछा जाता है। FPI क्या है, FDI क्या है, NSDL क्या है, सेबी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सेल कंपनी क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर प्रकाश में आया क्यों। तो जैसा कि ये न्यूज़ है 14 जून का, ठीक है, आज से पहले। तो 14 जून का ये न्यूज़ है। इसको राइटर्स ने आर्टिकल दिया है कि अडानी ग्रुप जो है उसके शेयर जो है $6 बिलियन के वो डाउनफॉल में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे NSDL का हाथ है। NSDL ने किया क्या है, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, ठीक है। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप में अपने पैसे को लगाए हुए थे, लगभग 43,500 करोड़, और उस पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। अच्छा, अकाउंट क्या होता है भाई वैसा? तो वो अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। वो डीमेट अकाउंट कहाँ होता है? तो NSDL में। तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि NSDL का क्या खेल है, ये क्यों ऐसे बदमाशी कर रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले NSDL जो है इसकी स्थापना होती है 1996 में। यह हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट एक तरह से डिपॉजिटरी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऐसा है, इसको एक हम उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी पेटीएम और फ़ोनपे का यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ़ोनपे का यूज़ कर रहे होंगे, उसमें आप देखते हैं कि एक फ़ोनपे वॉलेट होता है और एक आपके फ़ोनपे के साथ आपका अकाउंट जुड़ा होता है, ठीक है। तो फ़ोनपे वॉलेट क्या करता है, उसमें आप कुछ पैसा अपना ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं। किस लिए? कि जैसे ही आपको कहीं पे रिचार्ज करना हुआ मान लीजिए, या फिर पेट्रोल पंप पे जाकर वो पेट्रोल डलवाना हुआ, तो वहाँ पे मान लीजिए आपका बैंक उस समय कुछ बैंक से कोई लिंकिंग गड़बड़ हो जाए या फिर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ जाए बैंक से, तो उस स्थिति में यदि आपके पास वो वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो क्या होगा कि फटाक से आप वॉलेट से वो पेट्रोल पंप से तेल ले सकते हैं या फिर रिचार्ज कर सकते हैं। जो भी करना है आप वॉलेट से कर सकते हैं, उसके लिए बैंक से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सेम वही चीज़ होता है NSDL में। NSDL क्या करता है कि आप जैसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपसे एक डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है भाई? तो जो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट पड़ा हुआ है या फिर नया आप खुलवाना चाहें तो नया भी खुलवा सकते हैं। मैं बताता हूं, जैसे आपके पास पहले से SBI का अकाउंट पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम एक डीमेट अकाउंट खोलें, तो डीमेट अकाउंट आपका लिंक कर दिया जाएगा उसी SBI के अकाउंट से। लेकिन होगा क्या कि उस डीमेट अकाउंट में रूल्स क्या होते हैं कि वो आपके पैसे को रेगुलेट करेगा, ठीक है। जैसे ही आप शेयर खरीदने जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपसे पैसे का मंजूरी लेके रखेगा कि जैसे ही तुम यहाँ दबाए कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं, फट से पैसा इधर से निकल के घुस गया, और जैसे ही तुम लोगे तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। ये काम होता है डीमेट अकाउंट का, मतलब एज ए वॉलेट काम करता है आपके शेयर को सेल और परचेज करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग डीमेट अकाउंट समझ गए होंगे। अब ये डीमेट अकाउंट खुलवाता कौन है? तो NSDL, ठीक है। इसका स्थापना कब हो गई? 1996 में, ठीक है। अभी इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं अभी GV नागेश्वर राव, याद रखिएगा, GV नागेश्वर राव इसके अभी हेड हैं NSDL के। तो NSDL का मामला आपने समझ लिया होगा, एक तरह का भंडार गृह है, ठीक है, स्टोर रूम है। अब जैसे आपने शेयर खरीद लिया, मान लीजिए आपने अडानी का या फिर रिलायंस का शेयर खरीद लिया, अब शेयर क्या आपके हाथों में आएगा? नहीं, वो पहले होता था। पहले शेयर्स के लिए एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था, लेकिन जब से ये बना तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, एक तरह की तिजोरी है आपके लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी। आपने शेयर खरीदा, वो आके इसमें ऐड होके रखा जाएगा, ठीक है। और जब आप बेचना चाहेंगे तो आपके इसी तिजोरी से वो बिक भी जाएगा। मतलब एक तरह से तिजोरी का काम करता है, ध्यान रखिएगा। कौन? NSDL। अच्छा, यही NSDL जो है दोस्तों, वो आपके पैन कार्ड को भी बनाता है, ठीक है। पैन कार्ड कौन बनाता है? NSDL। इसमें लगभग 261 लाख करोड़ रुपए का प्रतिभूति भी जमा है, ठीक है। बहुत सारी सिक्योरिटी जिसका दाम लगभग 261 लाख करोड़ है, वो इसमें जमा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं NSDL के। देखिए, NSDL की स्थापना सितंबर 1995 का जो डिपॉजिटरी ऑर्डिनेंस था वो भारत सरकार द्वारा लाया गया था और इसके तहत ही इसकी स्थापना की गई थी। और ये
इसलिए स्थापित किया गया था क्योंकि पूंजी बाजार जो है जिसको सेबी रेगुलेट करता है, अभी आगे बताऊंगा कि सेबी क्या है। तो चूंकि पूंजी बाजार को जो सेबी रेगुलेट करता है तो वो इसके सहारे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सारा कुछ मैनेज कर सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सीधे शब्दों में आप यही समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। अब ये कर क्या कर सकता है, तो NSDL के डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को किसी प्रतिभूति बाजार या मतलब शेयर मार्केट के अंदर किसी को निलंबित करने, उसे कारोबार से बाहर निकालने या फिर उसकी जो प्रतिभूति है उसको अपात्र घोषित करने का पूरा अधिकार है। मतलब यदि आप कोई गलत काम से या फिर गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या निकाल रहे हो या फिर कोई भी मतलब अनुशासनहीनता दिखाते हो, तो NSDL क्या करेगा, आपका जो मतलब शेयर खरीदा हुआ है या बेच रहे हैं या फिर आपका जो पैसा डीमैट अकाउंट में जमा है उस सबको ये अपने पास फ्रीज करके रख सकता है, आपको बाहर निकाल सकता है, ये भी कर सकता है। कई बार ये भी होता है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं यदि वो अपना पहचान छुपाना चाहते हैं तो उनका कॉल रिकॉर्ड इत्यादि भी ये कर सकता है, इसके पास इतने अधिकार हैं। ठीक है, अब मैंने NSDL क्या है इसके बारे में इंग्लिश में भी लगा दिया इधर। कई बार लोगों का कमेंट आता है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ किया कीजिए, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर दिया। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मामला क्या था, ये अडानी ग्रुप वाला। तो चूँकि देखिए अडानी के लगभग 6 जो कंपनीज़ हैं, चूँकि जैसे देखिए अब टाटा कंपनी को लेते हैं तो टाटा केवल गाड़ी ही नहीं बनाती, टाटा का नमक भी आता है, टाटा का चाय पत्ती भी आता है, टाटा की गाड़ी भी आती है, टाटा का कंसल्टेंसी भी है, TCS इसको बोलते हैं। तो सबके अलग अलग वर्क्स हैं और अलग अलग उसका शेयर भी है। ठीक है, तो इस तरह से अडानी के भी लगभग 6 शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में लिस्टेड। ठीक है, वो BSE NSE कहीं भी लिस्टेड हैं। अच्छा, BSE क्या है और NSE क्या है, इसके लिए आप चाहते हैं, यदि आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसकी स्थापना कब हुई थी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अभी अडानी का आप लोग देख पाएंगे 6 तरह के 6 कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ एक का नाम मैंने इधर लगा दिया है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि 14 जून को एक खबर आती है और उस खबर के सुनने के बाद मार्केट में पूरी तरह से पैनिक हो जाता है। क्या होता है कि जो इसका शेयर लगभग 1600 रुपये का था, कितने का था, लगभग 1600 रुपये का इसका जो शेयर बिक रहा था, उस शेयर का दाम गिर के दोस्तों मतलब विद इन आवर लगभग 1200 रुपये पहुँच जाता है। देखिए यहाँ पे 1200 रुपये टच करते हुए आपको दिख रहा होगा, लगभग 1200 रुपये, मतलब 25% का अचानक से कंपनी के शेयर में गिरावट, ये पूरी तरह से शेयर मार्केट को हिला देने वाला खबर बनता है। ठीक है, और उसमें भी ऐसी कंपनी जिसमें बहुत लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो। तो इसके चलते पूरा मार्केट जो है वो एक तरह से पैनिक की स्थिति में आ गया कि अब क्या किया जा सकता है इसमें। देखिए मैंने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपके लिए लगा दिया है। तो देखिए इसमें हुआ क्या था कि उस दिन मतलब जो समय था, देखिए पहले जो समय आपको चल रहा है, ये पूरे 1 वीक का मैंने लगाया पोर्टफोलियो, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए 8 जून का है जिसमें 1636 रुपये आपको दिख रहा है कि उस समय इतना भाव था। लगभग यही यहाँ पे आंकड़ा चल रहा है, लगभग मैं मान लेता हूँ 1600 का आंकड़ा है। जिस दिन ये खबर लीक हुई है उस दिन का आंकड़ा ये है, ये देखिए कितना है, लगभग 1200 पे पहुँच चुका है। देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया 1254 नहीं 1200, ये नीचे वाला आंकड़ा एकदम सोचिएगा, तो लगभग 1200 पे पहुँच गया। देखिए 1600 दाम था, 1200 पे पहुँच गया। ठीक है, 14 जून की ये घटना है 10:25 पर, जैसे ही बाजार खुला है। अब आगे देखिए क्या होता है कि जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला, अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उनको जब पता चला, उन्होंने आके क्लैरिफिकेशन दिया, वो क्लैरिफिकेशन मैं आगे बताऊंगा, तब जाके स्थिति कुछ सुधरी। और वो स्थिति देखिए शाम तक, शाम नहीं आज के बारे में बताता हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय की स्थिति देखिएगा तो ये लगभग 1542 पे पहुँचा है। ये 15 जून का खबर है, 1:15 पे पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा। लगभग 1542 रुपये इस शेयर का भाव चल रहा है। किसका? अडानी एंटरप्राइजेज। मैंने जस्ट एक कंपनी का लिया है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है, मैंने अडानी एंटरप्राइजेज का लिया है, उसमें मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो ऐसी स्थिति बनी। अब ये हुआ क्यों ऐसा? तो चूंकि एक खबर लीक हुई इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स एक पेपर है, इसके द्वारा एक खबर लीक हुई कि अकाउंट ऑफ 3 FPIs वार्निंग अडानी ग्रुप शेयर्स फ्रोजन। मतलब 3 FPI के जो मतलब ये अकाउंट्स थे उनको NSDL ने फ्रीज कर दिया। अब ये FPI क्या होता है ये आप समझिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे FPI FDI जरूर पूछा जाएगा। तो FPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और एक होता है FDI, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है इसके बारे में आप लोग जान लें। दो प्रकार से कोई विदेशी जो है आपके देश में निवेश कर सकता है। किस किस माध्यम से भाई? तो FPI और FDI दो तरह से कर सकता है। ये करते क्या हैं? तो किसी भी दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला निवेश FDI कहलाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश से, आप इंडिया में हैं और बांग्लादेश में किसी प्रोजेक्ट में यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा आपने FDI किया है। ठीक है, आपने उस देश के कंपनी में या फिर किसी काम में पैसा लगाया, FDI हो गया। तो ये जो निवेश होता है वो सीधा निवेश होता है। तो FDI और FPI के बीच का हम लोग अंतर समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक कंपनी खड़ी की है और उसका टोटल वैल्यू हमने लगा दिया कि 100 रुपया है। तो यदि आप उस कंपनी को ग्रो कराने में 10 रुपया या 10 रुपया से अधिक का इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग FDI। ध्यान रखिएगा, मतलब यदि 10% से ज़्यादा का शेयर आपके पास है हमारी कंपनी का, तब आप कहलाएं FDI वाले इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि आपने 10% से कम का निवेश किया है तो उसको बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब FDI भी होता है दो तरह के। कौन कौन सा है? एक होता है हमारा GF और एक होता है BF। वो GF BF की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, GF BF का अलग तर्क होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है GF और क्या होता है BF। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने GF, इसका मतलब होता है कि ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब आपने 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और कहाँ किया है? तो किसी नए व्यापार में। ठीक है, यानी आके आपने हमारे देश में एक नया व्यापार स्थापित किया है, तो उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहेंगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यदि आपने कोई पुराना व्यापार चल रहा है, मान लीजिए हमारे राज्य में एक चीनी मिल चल रहा है और विदेश से कोई उसमें इन्वेस्ट कर दे रहा है 10% से ज़्यादा क्या वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे BF, यानी कि ब्राउन फील्ड। क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड। उसको बोलते हैं पुराने व्यापार में इन्वेस्ट करना, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए सस्टेनेबल कौन सा है? FPI ज़्यादा बढ़िया हमारे देश के लिए कि FDI ज़्यादा बढ़िया है? तो FPI जब आएगा तो केवल वो पैसा लेके आएगा और उसके पास पूरी ये छूट रहेगी कि वो जब मन करेगा वो यहाँ से अपना शेयर बेच के और अपने देश में वापस चला जाएगा। ठीक है, अपना पैसा उठाएगा और निकल लेगा। लेकिन जैसे ही FDI आता है आपके देश में तो उससे क्या होता है कि हमारे देश में रोज़गार जनरेट होता है, लोगों को नई नई टेक्निक पता चलती है। जैसे कोई कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा? यहाँ देख रहा है कि अच्छा स्किल नहीं है लेबर्स के पास, वो आके यहाँ पे स्किल डेवलप करेगा, नई नई मशीनों को लाएगा। इससे हमारे देश के इंजीनियर भी सीखेंगे, अच्छा ऐसी भी मशीन हो सकती है, हम भी बनाएंगे। तो नई टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी। तो FDI के माध्यम से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और जब उसको भागना होगा इस देश से, तो भाई इतनी बड़ी कंपनी उसने सेटअप कर दी, अब उसको भागने के लिए सोचना पड़ेगा ना, तो वो ज़्यादा दिन तक रह पाएगा। ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक यहाँ पर रह पाता है FDI, और FPI लघु अवधि के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको FDI और FPI समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हुआ क्या मामला कि अडानी ग्रुप में 3 FPI इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। अच्छा, ये FPI इन्वेस्टर्स थे कहाँ के? तो ये थे तीनों मॉरिशस के। कहाँ के थे? मॉरिशस के। और इन 3 कंपनियों का नाम क्या क्या था वो मैं नाम आपको बता दूं। एक था अल्वुला इन्वेस्टमेंट फंड, दूसरा था क्रेस्टा फंड और तीसरा था APMS इन्वेस्टमेंट फंड। अब देखिए जब तीनों कंपनियों के बारे में जांच शुरू हुई, ये जांच कौन किया भाई? तो जांच करता है SEBI। SEBI इसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 12 अप्रैल 1992। देखिए कई लोगों को पता होगा कि 12 अप्रैल 1988 को हुआ, नहीं, उस समय स्थापना हुई, लेकिन इसका वैधानिक मान्यता जो है, मतलब लीगलाइज कब किया गया? 1992 में। याद रखिएगा, सेबी को लीगलाइज कब किया गया? 1992 में, 12 अप्रैल 1992। इसलिए एग्जाम में जब भी पूछे तो 12 अप्रैल 1992 मारिएगा। इसके भी चेयरपर्सन है अजय त्यागी। याद रखिएगा कौन है चेयरपर्सन? अजय त्यागी हैं। अब देखिए ये जांच करना शुरू किया तो पता चला कि ये ना अल्वुला इन्वेस्टमेंट का कोई ऑनर दिख रहा है, ना क्रेस्टा का, ना APMS का। और एक चीज़ और पता चला कि इन तीनों के जो मालिक है वो एक ही है, लेकिन है कौन यही नहीं पता है। अब बताइए कि 43,500 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और आप हैं कौन, आपको पता नहीं है।
यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 2-4 लाख जिसका पूंजी हो जाता है वो एगो वेबसाइट बना लेता है। ना इस कंपनी का कोई वेबसाइट है, ना कोई एड्रेस है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से सेबी को ये खटकने लगा कि अच्छा ये मामला है क्या, ठीक है। तो उसने एनएसडीएल को बोला कि तत्काल इसका ऐसा करो, जो वॉलेट है जिसमें ये पैसा लगा के इधर उधर मतलब कचर पचर करता है, खरीदता है, बेचता है, ओकरा तुरंत ब्लॉक कर दो। मतलब वो पैसा जहाँ है वहीं रहने दो, वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो एनएसडीएल ने वही काम किया कि इसके पैसे को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया तुरंत मतलब प्रभाव से। अब मामला आया गौतम अडानी के नज़रों में कि अरे हमारा शेयर इतना ज़्यादा कैसे गिरने लगा। तो मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा उनके शेयर का पोर्टफोलियो। ये आपको एक अडानी इंटरप्राइजेज का पोर्टफोलियो है। देखिए इसमें टोटल आपको शेयर्स का नंबर दिख रहा होगा कितना, ये इतना सारा शेयर है, ठीक है। उस कंपनी का इतना सारा शेयर है 100% टोटल। अब उसमें से जो प्रमोटर है यानी कि जिसकी कंपनी है उसके पास इसका 66% हिस्सा है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास देखिए ये 20% हिस्सा है। यही हिस्से के बारे में गड़बड़ हो रहा था। और जो जनरल पब्लिक होती है, हम लोग आप लोग जो भी हैं जो थोड़ा बहुत शेयर खरीदते हैं, उनके पास लगभग 2.75% जो है वो शेयर है इनका। बाकी और म्यूचुअल फंड्स वाले जहां आप लोग लगाते हैं तो वो लोग भी इसमें आके इन्वेस्ट करते हैं। देख रहे हैं, देखते होते हैं कि कौन सी कंपनी अधिक ग्रो कर रही है, उसमें जाकर पैसा लगा दो। वो लोग भी इसमें लगा चुके हैं पैसा, तो वो इतने हैं। तो इस तरह से एक मतलब कंपनी का शेयर का पोर्टफोलियो मैंने दिखा दिया कि इस तरह से पैसा लगाया जाता है। अब देखिए क्यों फ्रीज किया गया, आखिर अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया। इसके पीछे एक मामला आता है PMLA। PMLA का फुल फॉर्म दोस्तों होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट लाया गया था 2002 में। कब लाया गया, 2002 में। याद रखिएगा, पूछा जाता है, इस बार भी BPSC में पूछा था कि PMLA एक्ट कब आया, तो ये आया 2002 में। ये क्या करता है, देखिए इसको हम लोग हिंदी में यदि बात करते हैं इसको कहते हैं धन शोधन अधिनियम। मतलब क्या करता है कि यदि कोई आदमी काले धन को सफ़ेद करना चाहता है, काले धन को सफ़ेद मतलब यदि वो कॉरपोरेट टैक्स बचाना चाहता है, जी हाँ हमारे देश में कॉरपोरेट टैक्स लगभग 22% लगता है अभी, यदि वो इसको बचाने के लिए किसी भी गलत तरीके का उपयोग करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और उस आदमी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रर। क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रर। और इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसके तहत किया जा सकता है, बहुत सारे काम किया जा सकता है। तो एक काम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस घटना में कि हो सकता है कि अडानी ग्रुप के ही मतलब लोग मिली भगत से यहाँ से पैसा उठाए, चूँकि उनका पोर्ट का भी कारोबार है, वहाँ से पैसा उठाया और मॉरिशस पहुँचा दिया। मॉरिशस हमारे इंडियन ओशन में पड़ता है, ठीक है, मेडागास्कर के पास। वो आप मैप खोल के देखिएगा एक बार। तो वहाँ पे हो सकता है पैसा पहुँचा दे, चूँकि वो इतनी छोटी सी कंट्री है दोस्त, उसके पास 43-43.5 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। और वो लोग कहाँ है यही पता नहीं है, उस देश को भी पता नहीं है कि हमारे पास ऐसे लोग कहाँ हैं। अरे भाई उनको भी दिख जाओ, उनका भी कुछ कायाकल्प हो जाए, क्यों इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए होता क्या है कि यहाँ से पैसा हो सकता है वहाँ गया हो और वहाँ से फिर कोई नया इन्वेस्टर का नाम बना के और इंडिया में ला के ऐसा जोड़ दिया गया हो। ऐसा क्यों किया जाता है, इस टैक्स से बचने के लिए। साथ साथ बहुत सारे नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनसे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा समझाऊंगा। तो ये PMLA एक्ट के तहत ही इन पे कार्रवाई हुई होगी, क्योंकि PMLA एक्ट कह रहा था सेबी से कि देखो तुमको करना क्या है कि 2020 तक सारे अकाउंट्स को छान लेना है, जितने डीमेट अकाउंट है। मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी 2,21,00,000 लोगों का डीमेट अकाउंट NSDL पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा लोग लॉकडाउन में शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं डीमेट अकाउंट नया नया खोल के। लगभग 50 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं इस केवल लॉकडाउन के समय में, चूँकि इधर बहुत ज़्यादा ग्रो किया था पिछले साल, आपने भी देखा होगा यदि आप देखते होंगे तो स्थिति क्या बनी कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया है तो सेबी को जांच करने का आदेश था कि तुम जांच करो कि कौन सी कंपनी का या फिर कौन सी इन्वेस्टर का KYC नहीं है। KYC मतलब नो योर कस्टमर, KYC नो योर कस्टमर। आप बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं, आपको KYC देना पड़ता है। मतलब बैंक आपको जानना चाहती है, आपके फ़ोटो को देखेगा, आपके मतलब आइडेंटिटी को प्रूव करेगा, आपका थंब इम्प्रेशन लेगा। तो इस तरह से इनको भी देखना चाहता था, लेकिन देखा जब कि ये तीनों जो इन्वेस्टर्स हैं मॉरिशस के हैं, लेकिन इन तीनों का कोई KYC नहीं है, तो इस तरह से समझ में आ गया कि ये मामला कुछ फ्रॉड का है और इस तरह से कंपनी को फ्रीज कर दिया गया।
और स्थिति ऐसी हुई, मार्केट में पैनिक ऐसा फैला कि देखते ही देखते लोग में मतलब लोग एकदम अजीब तरह से बिहेव करने लगे। सब कोई अपना अपना शेयर जो है खरीद के रखा था उसको बेचने लगा। बाजार में बिकवाली की स्थिति हो गई। ठीक है, इस घटना को जब ज़्यादा शेयर बेचने लगे लोग, पैनिक हो गए, इसको बोलते हैं बिकवाली की घटना। तो बाजार में बिकवाली की घटना हो गई, लोगों का देखते देखते लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। चूँकि लोग अब इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ले हमारा तो पैसा चला गया, इसको जितना बच रहा है अभी बेच के एकदम निपटाओ, ख़त्म करो। तो इस चक्कर में लोगों का इतना पैसा लगभग ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा मामला आपको समझ में आया होगा। यदि ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा तो आप हमें ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि NSDL जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और यदि आपने ये वीडियो कल नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिएगा राम मंदिर में किस तरह का घोटाला हुआ है, और इस पे मतलब और भी क्या क्या एलिगेशंस लगे थे, ये सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। इस पे अगला नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि ये मामला पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। क्या क्या मामला हुआ है मैं आगे और वीडियो में ला दूंगा। तो यदि ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।